मेडिसिन में अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं। जीवाणु जनित रोग में पिछले क्लास में अपन ने नया डिजीज स्टार्ट किया था, काफ सोर। काफ सोर, इसको एक नाम, कई नामों से इसको वैसे जाना जाता है, जैसे कि पोलियो बेसिलोसिस, नाम से भी इसको जाना जाता है। यह नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। काफ सोर के बाद में पोलियो बेसिलोसिस के नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा न्यूनेटल डायरिया, वाइट डायरिया, या अपन कह सकते हैं वाइट सोर, ये कई नाम इसके हैं। इसका मुख्य लक्षण मैंने बताया था, इसमें बिल्कुल वाइट प्रकार का डायरिया देखने को मिलता है, चाक के समान, चाक के समान वाइट डायरिया इसमें देखने को मिलता है। इसके अगर अपन रोग कारक की बात करते हैं तो रोग कारक में कई जीवाणु मैंने आपको बताए थे, जिसमें इसको अपन पूर्ण रूप से, काफ सोर को पूर्ण रूप से अपन जीवाणु जनित रोग भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो डिजीज है ये बैक्टीरिया के अलावा वायरस से भी हो सकता है, इसके अलावा प्रोटोजोआ से भी हो सकता है, फंजाई से भी हो सकता है। इसके अलावा ये जो पैरासाइट जो होते हैं, परजीवी जो होते हैं, उनके द्वारा भी ये रोग हो सकता है, जैसे कि जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, क्लेमाइडिया के द्वारा, कवक के द्वारा, इनके द्वारा भी ये हो सकता है। या इसके अलावा और भी कई जो पशुशाला के, जैसे कि ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला, अगर ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि स्पेस कम है, किसी पशुशाला के अंदर स्पेस कम है, लेकिन जो पशु जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे 50 की जगह, किसी पशुशाला में 50 पशुओं को रखने की जगह, लेकिन आप लोग रख रहे हो 100 पशु, 150 पशु, तो उससे क्या कहते हैं, ओवर क्राउडिंग। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से भी ये डिजीज हो सकता है। या अपन कह सकते हैं कि अगर पशुशाला के अंदर साफ सफाई नहीं रखी जाती तो उस समय भी हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर देखभाल अगर पशु की अच्छे से नहीं की जाती है तब भी ये डिजीज हो सकता है, सही है। इसके अलावा अगर पार्चुरेशन की क्रिया होती है, पार्चुरेशन की क्रिया के बाद उसकी जो नेवल कॉर्ड जो होती है उसको अच्छे से उसको हटाया जाता है, उसको हटाने में सावधानी रखी जाती है, क्योंकि जो नियोनेटल डिजीज, इसका मतलब है कि जो बच्चे होते हैं, नए बच्चे, उनके अंदर ये डिजीज होता है, और उनके अंदर ये डिजीज होता है तो उनके अंदर डिजीज नोवल कोड के द्वारा या नाभि के द्वारा भी ये शरीर में प्रवेश कर सकता है, नाभि के द्वारा भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो ये हो गया इसका रोग कारक। रोग कारक में मैंने आपको कई रोग कारक बताए, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, सही है, प्रोटोजोआ, क्लेमाइडिया, ये मैंने आपको रोग कारक बताए। इनमें से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है, इकोलाई। इकोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है, इस्टीरिया कोलाई जिसको बोला जाता है, शॉर्ट में इसका नाम इकोलाई है। इकोलाई के नाम से इसको जाना जाता है, और इसके द्वारा ये डिजीज होता है, काफ सोर सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो रोग होता है वो इकोलाई की वजह से ही होता है, तो इसी वजह से अपन इसको जीवाणु जनित रोग में पढ़ रहे थे। अगर इकोलाई की बजाय अगर ये रोग जो होता है वो वायरस के द्वारा होता, अगर ज्यादातर वायरस के द्वारा होता तो अपन इसको विषाणु जनित रोगों में पढ़ते, लेकिन ये इकोलाई के द्वारा हो रहा है, और इकोलाई जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये रोग सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से अपन इसको जीवाणु जनित रोगों में पढ़ रहे हैं। इकोलाई के मैंने दो प्रकार के स्ट्रेन आपको बताए थे, कौन कौन से इसके स्ट्रेन बताए थे। एक तो एंटेरोपैथोजेनिक, एंटेरोपैथोजेनिक एक हो गया, दूसरा कौन सा था, सेप्टिसेमिक। सेप्टिसेमिक ग्रुप, ये दो प्रकार के ग्रुप हो गए। एंटेरोपैथोजेनिक ग्रुप के जो बैक्टीरिया है, एंटेरोपैथोजेनिक ग्रुप के बैक्टीरिया है वो केवल आंत में संक्रमण करते हैं, इसके अंदर केवल आंत में संक्रमण करते हैं, आंत के अंदर संक्रमण करेंगे, और आंत में संक्रमण होगा तो जाहिर सी बात है इसका लक्षण क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, दस्त हो जाएंगे। और कौन से दस्त, व्हाइट कलर के दस्त या डायरिया इसमें हो जाएगा। सेप्टिसेमिक फॉर्म का मतलब होता है ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इस ग्रुप के बैक्टीरिया आंत में जाएंगे, आंत में जाने के बाद उनका अवशोषण हो जाएगा, अवशोषण होने के बाद
इनका अवशोषण होने के बाद ये रक्त में जाएंगे, रक्त में जाने के बाद ये विभिन्न प्रकार के अंगों में जाएंगे। अंग कौन से? जैसे कि मस्तिष्क। अंग कौन से? मस्तिष्क व जोड़। जो जोड़ होते हैं, शरीर के जोड़ होते हैं, वहां पे ये जाएंगे और वहां पे जाने के बाद इनका शोध उत्पन्न करेंगे। शोध का मतलब होता है इन्फ्लामेशन उत्पन्न करेंगे, वहां पे सूजन उत्पन्न कर देते हैं, घाव उत्पन्न कर देते हैं, ये सब चीजें वहां पे कर देंगे। तो सेप्टिसेमिक फॉर्म जो होता है वो हाथ में नहीं पाया जाता है। इससे क्या होता है? इसमें दस्त उत्पन्न नहीं। क्या दस्त? व्हाइट दस्त उत्पन्न नहीं। व्हाइट कलर के दस्त आपको दिखाई नहीं देगी। दस्त हो सकते हैं, नॉर्मली जो दस्त होते हैं वो इसमें हो सकते हैं, लेकिन व्हाइट कलर के, चाक के समान व्हाइट कलर के दस्त इसमें दिखाई नहीं देंगे। वो केवल एंटेरोपैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसी के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये हो गया इसकी रोगकारकता। नेक्स्ट अपन देखते हैं एपिडेमियोलॉजी, इसका फैलाव किस प्रकार होता है। एपिडेमियोलॉजी फैलाव किस प्रकार होता है। इसका फैलाव की अगर बात करें तो ये नए बच्चों में जो न्यू बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न काफ होते हैं, ये अपन कह सकते हैं जो अभी अभी जन्मे जो बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे बच्चे, उनके अंदर ये रोग सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको न्यू बॉर्न डिजीज भी कहा जाता है। या अपन कह सकते हैं इसको नियोनेटल काफ या नियोनेटल डायरिया। इस रोग इस आधार पर इसका नाम पड़ा नियोनेटल डायरिया या नियोनेटल डिजीज। ये सब नए बच्चों में होने की वजह से ही इसका नाम पड़ा। इसके अलावा एक काऊ, बफेलो, इनमें हो सकता है। इसके अलावा सुअर के जो बच्चे होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? पिगलेट्स बोला जाता है, उनके अंदर भी ये हो सकते हैं। ये काफ या बफेलो काफ इनके अंदर देखने को मिल सकते हैं। सही। इसके अलावा ये जो डिजीज होता है ये किसके द्वारा फैलता है, कैसे फैलता है? ये नासा मार्ग से भी बैक्टीरिया होते हैं वो शरीर के अंदर जा सकते हैं। सही है। इसके अलावा मुख के द्वारा भी ये शरीर के अंदर जा सकते हैं। सही है। इसके अलावा ये नाभि के द्वारा भी शरीर में जा सकते हैं। क्या होता है? जो बच्चे होते हैं अभी अभी जन्मे या थोड़े दिन के अंदर जन्मे जो बच्चे होते हैं उनकी नाभि होती है, नेवल कोड होती है, वो कच्ची होती है थोड़ी। सही है। वो पूर्ण रूप से पकती नहीं है, इस वजह से जो संक्रमण होता है वो नाभि के द्वारा भी हो सकता है। इन तीन वजहों से जो बैक्टीरिया होता है वो शरीर के अंदर जा सकता है, नाक के छिद्रों के द्वारा, मुख के द्वारा और नाभि के द्वारा शरीर में जा सकता है। ये इसकी एपिडेमियोलॉजी होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस यहाँ पे ध्यान रखना, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि शरीर में जाने के बाद ये अपना कैसे प्रभाव, ये बैक्टीरिया जो होता है अपना प्रभाव कैसे प्रदर्शित करता है। देखो ये बैक्टीरिया जो होता है तीन प्रकार से अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। सबसे पहला, तीनों आराम से समझना, अच्छे से समझना, डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन। पहला इसका कारण हो सकता है डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन। सही है। दूसरा कारण हो सकता है इसका इंक्रीज इन सिक्रेशन। अगला कारक हो सकता है इसका हाइपर मोटिलिटी। हाइपर मोटिलिटी। तीन प्रकार के कारण इससे हो सकते हैं। देखो इनका अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण में किसी प्रकार की कमी उत्पन्न करना। अपन बात करते हैं डायरिया किस प्रकार होता है। देखो तो सारी चीजों के अंदर डायरिया होता है, सारी चीजों के अंदर पशु में या जो बच्चा होता है उसके अंदर दस्त हो सकते हैं। जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण में परेशानी। अगर पशु जो बच्चा होता है कुछ खा रहा है या अपन कह सकते हैं वो मिल्क पी रहा है,
गाय का या भैंस का जो भी है पशु बच्चा है वो दूध पी रहा है, दूध पीने के बाद वो कहाँ जाएगा, आंत में जाएगा। आंत में जाने के बाद अगर उसका अवशोषण नहीं होता है, उसका अवशोषण नहीं हो पाता है, तो उस अवशोषण नहीं होने की पाने की वजह से क्या होगा, उसमें क्या लग जाएंगे, दस्त लग जाएंगे या डायरिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। सही है। इसमें क्या होता है, इकोलाई जो होता है एंडोटॉक्सिन स्रावित करता है। इकोलाई का यहाँ पे संक्रमण हुआ, इकोलाई क्या प्रदर्शित कर रहा है, एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन का मतलब होता है कि शरीर में जाने के बाद ये टॉक्सिन स्रावित कर रहा है। देखो टॉक्सिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडोटॉक्सिन, एक होता है एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन वह टॉक्सिन होता है, एंडोटॉक्सिन जो होता है वो टॉक्सिन होता है जो बैक्टीरिया शरीर में जाने के बाद उत्पन्न करते हैं। सही है। एंडोटॉक्सिन वो बैक्टीरिया है जो वो टॉक्सिन है जो बैक्टीरिया के शरीर में जाने के बाद उत्पन्न कराए जाते हैं। जैसे कि कोलाई का बैक्टीरिया शरीर में जाएगा और शरीर में जाने के बाद वहां पे आंत के अंदर टॉक्सिन या विषैला पदार्थ उत्पन्न करेगा, तो ऐसे टॉक्सिन को क्या बोला जाता है, एंडोटॉक्सिन। एक होता है एक्सोटॉक्सिन। अब एक्सोटॉक्सिन का मतलब होता है कि कोई बैक्टीरिया अगर बाहर किसी वस्तु के ऊपर टॉक्सिन उत्पन्न कर रहा है, जैसे किसी सड़े हुए भोजन के ऊपर, सड़े गले पदार्थों के ऊपर अपना टॉक्सिन उत्पन्न कर रहा है, फिर उसको पशु जो होता है उसको खाता है, तो उस टॉक्सिन को क्या बोला जाता है, एक्सोटॉक्सिन। तो इकोलाई के द्वारा कौन सा टॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है, एंडोटॉक्सिन। और एंडोटॉक्सिन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो शरीर में जाने के बाद विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है, इसको बोला जाता है एंडोटॉक्सिन। तो इसका एंडोटॉक्सिन क्या करता है, इकोलाई का एंडोटॉक्सिन एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, ये अपन कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन में किसी प्रकार का डिफेक्ट उत्पन्न कर देता है, जिस वजह से शरीर में डायरिया उत्पन्न हो जाता है। दूसरा आता है इंक्रीज इन सिक्रेशन। इंक्रीज इन सिक्रेशन का मतलब होता है कि सिक्रेशन आंत के द्वारा उत्पन्न होने वाले स्त्राव। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, मतलब आंत के अंदर जो सिक्रेशन होते हैं, जो स्त्राव होते हैं, आंत के स्त्रावों का बढ़ना। आंत के स्त्रावों का बढ़ना। आंत के द्वारा कई प्रकार के स्त्राव कराए जाते हैं, जैसे कि कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, कई प्रकार के हार्मोन होते हैं, इसके अलावा म्यूकस का स्त्राव। सही है। ये सारे स्त्राव इसके द्वारा करवाए जाते हैं, आंत के द्वारा, ताकि अच्छे से पाचन हो सके। सही है। ये जब नॉर्मल होते हैं, सामान्य स्त्राव होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर ये स्त्राव बढ़ जाते हैं, ये आंत के स्त्राव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस समय आंत के स्त्राव बढ़ने की वजह से भी इसमें अंदर क्या हो जाएगा, डायरिया उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, डायरिया। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये ई कोलाई के एंडोटॉक्सिन के द्वारा, एंडोटॉक्सिन के द्वारा कोशिकाओं को हाइपर एक्टिव कर दिया जाता है। एंडोटॉक्सिन जो होता है, ई कोलाई का जो विषैला पदार्थ होता है, उसके द्वारा आंत की कोशिकाओं को हाइपर एक्टिव कर दिया जाता है, और जब ये हाइपर एक्टिव हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्त्राव कर देती है। कौन, आंत की कोशिकाएं, आंत में पाई जाने वाली, आंत की परतों में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती है वो अपना स्त्राव बढ़ा देती है, जिस वजह से भी डायरिया हो जाता है। तीसरा हाइपर मोटिलिटी। हाइपर मोटिलिटी का मतलब होता है, मोटिलिटी मतलब गति, मोटिलिटी मतलब होता है गति। आंत की जो गति होती है, हाइपर मतलब बहुत ही ज्यादा, अगर आंत की गति बढ़ जाती है, आंत में संकुचन होते हैं, कर्मानुकुंचन गतियां होती है, आंत में कर्मानुकुंचन गतियां बढ़ जाती है। आंत में कर्मानुकुंचन गतियां बढ़ जाती है। आंत में कर्मानुकुंचन गतियां बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर पशु कोई चीज खाएगा तो हाइपर मोटिलिटी की वजह से, मतलब आंत में अगर संकुचन बढ़ जाता है, तो आंत में संकुचन बढ़ने की वजह से जो भी पशु खाएगा वो अवशोषण नहीं हो पाएगा, और अवशोषण नहीं होगा, जाहिर सी बात है उसमें क्या हो जाएगा, डायरिया उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरिया उत्पन्न हो जाएगा। तो ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस तीन प्रकार की होगी, डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन में किसी प्रकार का अगर डिफेक्ट आता है तो उस समय डायरिया उत्पन्न हो सकता है। सही है। इंक्रीज इन सिक्रेशन,
आंत के अगर स्त्राव होते हैं वो बढ़ जाते हैं, सामान्य स्थिति से अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें भी डायरिया उत्पन्न हो सकता है। हाइपर मोटिलिटी मतलब आंत के अंदर अगर परमाणु कुंचन गतियाँ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, सही है, तो उस समय अवशोषण कम हो जाएगा, अवशोषण कम हो जाएगा और अवशोषण कम होगा तो डायरिया हो जाएगा। इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, इन सब चीज़ों के कारण डायरिया होने की वजह से शरीर में क्या होता है, क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सभी कारणों में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी, डायरिया। एक चीज नजर आ रही होगी, डायरिया। अब इस डायरिया की वजह से शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। डायरिया की वजह से शरीर के अंदर तरल पदार्थों की कमी हो जाएगी, तरल पदार्थों की कमी, डायरिया की वजह से तरल पदार्थों की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी, सही है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी। इसके अलावा तरल पदार्थ, शरीर का तरल पदार्थ सांद्रित हो जाएगा, सांद्रित हो जाएगा, या पर कह सकते हैं रक्त जो होता है वो सांद्रित हो जाएगा। तरल पदार्थ, शरीर का तरल पदार्थ कौन सा है, रक्त तो है, तो रक्त होता है वो सांद्रित हो जाता है, और रक्त सांद्रित हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे आयतन घट जाएगा। तरल पदार्थ सांद्रित हो जाएगा तो मतलब रक्त का आयतन घट गया, रक्त का आयतन घट जाता है, और रक्त का आयतन घट जाता है ना, तो उस समय क्या होता है, शोक की कंडीशन आ जाती है, शोक की कंडीशन आ जाती है जिसको बोला जाता है आघात। आघात की स्थिति देखने को मिल सकती है जिसको बोला जाता है रक्त आयतन आघात, या वॉल्यूमेट्रिक शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या आयतनीय आघात की कंडीशन देखने को मिलती है। ये कब होती है, जब रक्त का आयतन कम हो जाता है, उस समय हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है, और पशु जो होता है वो कोमा में जा सकता है, या कोमा से मृत्यु भी हो सकती है, कोमा से मृत्यु भी हो सकती है। किसके द्वारा हुआ है, ये आयतन की कमी की वजह से। देखो डायरिया अगर होता है, तीन प्रकार के मैंने आपको बताए कारण, तीन प्रकार के कारण। डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन, अगर अवशोषण में किसी प्रकार की अवरोध उत्पन्न होता है, अवशोषण नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर इंक्रीज इन सिक्रेशन, अगर आंत की कोशिकाओं का सिक्रेशन बढ़ जाता है, सही है, आंत की कोशिकाओं का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो उस समय भी डायरिया हो सकता है। हाइपर मोटिलिटी की वजह से भी, अगर परमाणु कुंचन प्रक्रिया बढ़ जाती है, अगर आंत की परमाणु कुंचन गतियाँ बढ़ जाती है, इस वजह से क्या होगा, अवशोषण कम हो जाएगा, और जो खाने वाला जो भाग होता है वो डायरिया के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो जाहिर सी रूप से जो ई कोलाई है, जाहिर सी बात है, ई कोलाई क्या कर उत्पन्न कर रहा है, डायरिया उत्पन्न कर रहा है। अब जैसे ये डायरिया उत्पन्न करता है तो शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तरल पदार्थ की कमी हो जाएगी। डायरिया में तरल पदार्थ ज़्यादा स्रावित किए जाते हैं, सही है, तो तरल पदार्थ की कमी हो जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी। कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि HCO3 माइनस, HCO-3, इसके अलावा K+। ये जो आयन्स जो होते हैं इनका क्या होता है, इनका शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इनकी कमी हो जाती है शरीर के अंदर। तरल पदार्थ जो होता है जैसे कि रक्त होता है, उसको वो सांद्रित हो जाएगा। सांद्रित क्यों होगा, क्योंकि तरल पदार्थ की कमी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है डायरिया के द्वारा, जिससे जो तरल पदार्थ होता है वो सांद्रित हो जाएगा, और सांद्रित हो जाएगा तो रक्त का आयतन घट जाएगा, और रक्त का आयतन घटेगा तो कौन सा शॉक उत्पन्न हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक शॉक, जिसको आयतनीय आघात कहा जाता है। आयतनीय आघात उसको कहा जाता है, और इस आयतनीय आघात की वजह से पशु जो होता है वो कोमा में जा सकता है या मृत्यु उसकी हो सकती है। ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। इसके बाद में आता है इसके क्लिनिकल साइन, लक्षण।
क्लिनिकल साइन या लक्षण। देखो लक्षण जो होते हैं वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। 3 प्रकार की फॉर्म इसमें पाई जाती है। पहली फॉर्म इसमें एंट्रिक टॉक्सिमिक फॉर्म, एंट्रिक टॉक्सिमिक फॉर्म। दूसरी फॉर्म इसमें पाई जाती है सेप्टिसेमिक फॉर्म, सेप्टिसेमिक फॉर्म। तीसरी फॉर्म इसमें पाई जाती है एंट्रिक फॉर्म, एंट्रिक फॉर्म। अब देखो इनके अंदर क्या अंतर होता है। एंट्रिक टॉक्सिमिक फॉर्म का मतलब होता है कि कोई बैक्टीरिया अगर शरीर के अंदर प्रवेश करता है, कोई बैक्टीरिया, या अपन कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के अलावा कोई वायरस हो सकता है, कोई भी फंजाई हो सकता है, सही है, प्रोटोजोआ कोई हो सकता है, क्लेमाइडिया जो हो सकता है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। शरीर के अंदर प्रवेश करने के पश्चात अगर वो बैक्टीरिया आंत के साथ साथ शरीर के ऊतकों को भी प्रभावित करता है, आंत के साथ साथ शरीर के ऊतकों को भी प्रभावित करता है, तो ये फॉर्म क्या कहलाती है, एंट्रिक टॉक्सिमिक फॉर्म। क्या कहलाती है, एंट्रिक टॉक्सिमिक फॉर्म। मतलब अगर कोई बैक्टीरिया ई कोलाई ही मान लो अपने, क्योंकि यही जो होता है सबसे ज्यादा ये खाप शोर उत्पन्न करता है। ई कोलाई अगर बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाता है तो शरीर के अंदर जाने के बाद ही आंत के साथ साथ पूरे शरीर में ऊतकों को भी प्रभावित कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको ऊतक बताए थे, मस्तिष्क हो गया, और जो शरीर के जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं, वहां पे अपना प्रभाव दिखाता है। तो आंत के साथ साथ अगर ये शरीर के ऊतकों में, जैसे कि मस्तिष्क और जो जॉइंट्स होते हैं, वहां पर भी अपना प्रभाव दिखाता है, तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, एंटेरिक टॉक्सिमिक फॉर्म। सही है। एक होता है सेप्टिसेमिक फॉर्म। सेप्टिसेमिक फॉर्म में केवल किसको प्रभावित करेगा, ये आंत के साथ साथ, देखो पहले तो एंट्रिक टॉक्सिमिक फॉर्म के बारे में देख लो। आंत के साथ साथ मस्तिष्क व जोड़े को भी प्रभावित करता है, मस्तिष्क व जोड़ों को भी प्रभावित करता है। ये तो इसकी बात होगी एंट्रिक टॉक्सिमिक फॉर्म की। दूसरी सेप्टिसेमिक फॉर्म। सेप्टिसेमिक फॉर्म पिछले बता चुका हूँ कि 2 प्रकार की फॉर्म बताई थी मैंने ई कोलाई की, सेप्टिसेमिक फॉर्म और एंट्रिक फॉर्म। सेप्टिसेमिक फॉर्म में क्या किया था, बैक्टीरिया किसको प्रभावित करता है, ये केवल मस्तिष्क व जोड़ों को प्रभावित करता है, मस्तिष्क व जोड़ों में शोध उत्पन्न करता है, या अपन कह सकते हैं जोड़ों को प्रभावित करता है। ये आंत को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि ये जाएगा आंत में, जाने के बाद इसका अवशोषण होगा, और अवशोषित होने के बाद ये जो बैक्टीरिया है ये रक्त की सहायता से कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा और जोड़ों में जाएगा, वहां पे शोध उत्पन्न करेगा। तीसरी फॉर्म आती है एंट्रिक फॉर्म। एंट्रिक फॉर्म में क्या होता है, जाहिर सी बात है ये आंत के अंदर ही अपना प्रभाव दिखाता है, आंत को प्रभावित करेगा, केवल आंत को, केवल आंत को प्रभावित करेगा। केवल आंत को प्रभावित करेगा, सही है, केवल आंत में ही अपना प्रभाव दिखाएगा। तो ये 3 प्रकार की फॉर्म होगी। एंट्रिक टॉक्सिमिक फॉर्म जो आंत के साथ साथ मस्तिष्क और जोड़ों को भी प्रभावित करता है। सेप्टिसेमिक फॉर्म जो मस्तिष्क और जोड़ों को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित नहीं करता। एंट्रिक फॉर्म केवल आंत को प्रभावित करता है। अब इनमें अलग अलग लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो अगर कोई बैक्टीरिया एंट्रिक टॉक्सिमिक फॉर्म में अगर उपस्थित है, शरीर में एंट्रिक टॉक्सिमिक फॉर्म में उपस्थित है, तो कौन से लक्षण दिखाई देंगे, सेप्टिसेमिक फॉर्म में उपस्थित है तो कौन से लक्षण दिखाई देंगे, और अगर एंट्रिक फॉर्म में उपस्थित है तो कौन से लक्षण दिखाई देंगे। इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एंट्रिक टॉक्सिमिक फॉर्म। सबसे पहले एंट्रिक टॉक्सिमिक फॉर्म, इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, देखो सबसे पहले तो शरीर का तापक्रम जो होता है, तापमान होता है, वो कम हो जाता है। शरीर का तापमान कम होना इसमें दिखाई दे सकता है, शरीर का तापमान गिर सकता है। इसके अलावा पैरों का ठंडा पड़ना, पैरों का ठंडा पड़ना, क्योंकि तापमान गिरेगा तो पैर जो होते हैं ठंडे पड़ जाएंगे। इसके अलावा शरीर में नसों का फटना,
नसों का फटना। इसके अलावा इसमें कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं? हृदय दर अनियमित हो जाना, हृदय की गति अनियमित, अनियमित हो जाना, हृदय की गति अनियमित हो जाना, शरीर में कंपन उत्पन्न होना, शरीर में कंपन उत्पन्न होना, शरीर में कंपन उत्पन्न होना। इसके अलावा पशु जो होता है कोमा में चला जाता है, या कोमा के अलावा इसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर गंभीर स्थिति है तो मृत्यु भी हो सकती है। ये इसके लक्षण हो गए किसके? एंट्रिक टॉक्सिमिक फॉर्म, जो आंख के साथ साथ मस्तिष्क और जोड़ों को भी प्रभावित करता है। तो शरीर का तापक्रम इसमें कम हो जाएगा, पैर जोड़ने ठंडे पड़ जाएंगे, शरीर की नसों का फटना, सही है, हृदय की गति अनियमित हो जाना, शरीर में कंपन उत्पन्न होना। पशु जो होता है अगर गंभीर स्थिति में है, इलाज नहीं मिलता है, तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। ये सारे लक्षण किसके हो गए? एंट्रिक टॉक्सिमिक फॉर्म के। दूसरी आती है सेप्टिसेमिक फॉर्म। दूसरी सेप्टिसेमिक फॉर्म, इसके अंदर मस्तिष्क और जोड़ प्रभावित होते हैं। शरीर के मस्तिष्क जो है जोड़ प्रभावित होते हैं, जॉइंट्स प्रभावित होते हैं, सही है। इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं? इसके अंदर सुस्ती उत्पन्न होना, पशु जो होता है सुस्त दिखाई देने लग जाता है। इसके अलावा कमजोर होना। इसमें और लक्षण तनाव उत्पन्न होना, यानी कि पशु जो होता है डिप्रेशन में चला जाता है। इसके अलावा भूख कम हो जाना, भूख कम हो जाना, दस्त होना, यानी डायरिया उत्पन्न होना। इसके अलावा पेचिस भी हो सकती है, मतलब दस्त के साथ ब्लड भी आ सकता है, पेचिस भी हो सकती है, बुखार हो सकती है। जरूरी नहीं हो, लेकिन हो सकती है, देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जोड़ों में संक्रमण, वह मस्तिष्क का शोध, जोड़ों में संक्रमण वह मस्तिष्क का शोध इसमें देखने को मिल सकता है। जोड़ों में सूजन आ सकती है, जोड़ों में सूजन आ सकती है, सही है। पेट दर्द देखने को मिल सकता है, पेट दर्द इसमें देखने को मिल सकता है। शरीर में कंपन, ये सारे लक्षण इसमें देखने को मिल सकते हैं। सुस्ती होना, कमजोर होना, तनाव में आना, भूख कम होना, या दस्त होना, दस्त के साथ पेचिस भी हो सकता है, बुखार हो सकता है, जोड़ों में संक्रमण और मस्तिष्क में शोध देखने को मिल सकता है, जिससे जोड़ों में सूजन आ सकती है, पेट दर्द हो सकता है, शरीर में कंपन हो सकता है। लड़खड़ापन, पशु लड़खड़ा के चलता है, लड़खड़ापन इसमें देखने को मिल सकता है। ये किसमें हो गई? सेप्टिसेमिक फॉर्म। इसके अंदर डायरिया देखने को मिलता है, लेकिन डायरिया के अंदर जो होता है वो वाइट कलर का डायरिया नहीं होता, सही है, वाइट कलर का डायरिया इसमें देखने को नहीं मिलता। तीसरी फॉर्म कौन सी आती है? एंट्रिक फॉर्म। एंट्रिक फॉर्म केवल आंख को प्रभावित करता है, केवल आंख को प्रभावित करता है।
यह फोम केवल आंत को प्रभावित करती है। इसमें लक्षण मिल सकते हैं दस्त, कौन से, चाक के वाइट, चाक के समान वाइट कलर के दस्त इसमें देखने को मिल सकते हैं, जो पीले कलर के भी हो सकते हैं। दस्त जो होते हैं सफ़ेद से पीले कलर के होते हैं, सफ़ेद से पीले रंग, सफ़ेद से पीले रंग के हो सकते हैं, या चाक के समान बिल्कुल वाइट कलर के भी हो सकते हैं। बदबूदार, बदबूदार डायरिया जिसके अंदर रक्त भी उपस्थित हो सकता है। हो सकता है। नेक्स्ट इसका लक्षण है बार बार दस्त लगना, इसके अलावा पेट दर्द व बुखार, पेट दर्द व बुखार जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। सुस्ती, तनाव में आना, शरीर का निर्जलीकरण, क्योंकि अगर डायरिया होगा तो शरीर से तरल पदार्थों का ह्रास होगा, जिससे डिहाइड्रेशन की क्रिया हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। सही है। इसके अलावा रोगी प्राणी की पीठ जो होती है, पीठ मुड़ जाती है, रोगी प्राणी की पीठ मुड़ जाती है। गंभीर स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। किसके लक्षण होंगे, ये एंट्रिक फॉर्म के लक्षण होंगे। ये केवल आंत को प्रभावित करता है, जिसमें दस्त देखने को मिल सकते हैं, वाइट चाक के समान वाइट, सफ़ेद से पीले रंग के हो सकते हैं। बदबूदार डायरिया इसमें देखने को मिल सकता है। डिसेंट्री भी देखने को मिल सकती है, बार बार दस्त लगना, पेट दर्द, बुखार, सुस्ती और तनाव, शरीर का निर्जलीकरण, रोगी प्राणी की पीठ डिहाइड्रेशन की वजह से मुड़ सकती है। इसके अलावा गंभीर स्थिति में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये थे इसके क्लिनिकल साइन, लक्षण, काप्स और भी। बाकी अपन इसमें ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस वो सारे अपन